चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड हम देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी भारतीय इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति देखी थी हमने, आज़ादी के समय कैसी थी। अब हम बात करते हैं आज़ादी के समय भारतीय इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। तो कहता है कि जो भारतीय इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको सिस्टमेटिक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको नष्ट कर दिया था। उसको नष्ट करने के पीछे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य था वो ये था क्योंकि उनको जो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स की जरूरत थी, जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी वहाँ पे औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई थी, तो अपनी इंडस्ट्री के लिए उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी। तो वो भारत से रॉ मटेरियल लेके जाते थे। एक तो इसलिए उन्होंने भारतीय जो संपत्ति है रॉ मटेरियल की और प्राइमरी प्रोडक्ट की उसका शोषण किया, और दूसरा उन्होंने भारतीय इंडस्ट्री को इसलिए तबाह किया क्योंकि उनको अपना सामान जो तैयार माल था उसको बेचने के लिए एक बड़ी मार्केट की जरूरत थी। तो बड़ी मार्केट के रूप में भारत को एक अच्छी मार्केट के रूप में देख रहे थे, इसलिए उन्होंने भारतीय इंडस्ट्री को तबाह किया। तो उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय इंडस्ट्री को तबाह किया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भारतीय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट का मैंने पहले बताया था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो है जहाँ पे हाथ से सामान बनता है, और उसके कारण मतलब कि अधिक लेवल पर बेरोजगारी आई और जो ब्रिटिश गुड्स है वो भारतीय मार्केट में आ गया। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी, कुछ पॉइंट्स हैं। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट कहता है अब अंग्रेजों के आने से पहले जो भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट है उसकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, उसकी क्वालिटी के लिए वो वर्ल्ड वाइड जाना जाता था। लेकिन जो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने अपनी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के जरिए उसने भारतीय उद्योग को तबाह कर दिया। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों ने, डिस्क्रिमिनेटरी को कहते हैं वैसे हिंदी में विभेद मूलक, अंग्रेजों ने क्या किया, अपने जो बिजनेस लेवल है और अपने जो बिजनेस की जो टर्म एंड कंडीशन है और भारत के लिए उन्होंने अलग अलग रखी। जैसे कि जब वो भारत से रॉ मटेरियल को ले जाते थे अपनी इंडस्ट्री के लिए, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे ब्रिटेन में ताकि वहां से सामान बना सके, तो उस पर कोई टैरिफ का मतलब कोई शुल्क नहीं लगाते थे, मतलब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगाते थे, एक्सपोर्ट फ्री वो सामान यहाँ से लेके जाते थे। और जब वो भारत में सामान लेके आते अपना वहां से तैयार माल बनाकर जब भारत में लेके आते तो भी वो इंपोर्ट फ्री, मतलब उस पर भी कोई शुल्क कोई टैरिफ नहीं लगता था। लेकिन यदि दूसरी हम देखें तो यदि भारतीय जो सामान है, भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट जो सामान बनाया हुआ है, तो उस पे वो हैवी ड्यूटी लगाते थे एक्सपोर्ट करने पर। और अगर मान लो भारतीय सामान है, इससे क्या हुआ कि जो भारतीय हैंडीक्राफ्ट है वो धीरे धीरे तबाह होने लग गया, क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग थे, अगर भारतीय सामान की जो मांग है विदेशों में वर्ल्ड वाइड उसकी जो मांग है वो घट गई, और जो ब्रिटेन का सामान भारत में सस्ता आने लग गया, क्योंकि भारत से कच्चा माल सस्ते में जाता था वहां पे और वो तैयार होकर भारत में सामान आता था। तो भारतीय मार्केट में जो भारतीय हैंडीक्राफ्ट है उनके कंपैरिजन में वो सस्ता भी होता था और थोड़ा देखने में भी क्वालिटी वाइज भी ठीक लगता था, क्योंकि जो कंपटीशन है अब मशीन मेड और मैन मेड के बीच में कंपटीशन आ गया था। तो जो मशीनों से बना हुआ सामान मतलब दिखने में अच्छा लगता था, क्वालिटी वाइज लगता था, तो धीरे धीरे जो भारतीय हैंडीक्राफ्ट है वो तबाह हो गया और भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट है उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ा मशीन मेड प्रोडक्ट से, जिसके कारण क्या है भारतीय जो इंडस्ट्री है, भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट है वो तबाह हो गए। और जो देश के अंदर एक नया कल्चर, एक नए तरीके के लोग, नई विचारधारा के लोग जो ब्रिटिश कल्चर से प्रभावित हो गए, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को जीने लग गए और ब्रिटेन का सामान खरीदने लग गए, जिससे क्या हुआ, अंग्रेजों की जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी कि यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट फ्री ले जाते थे और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट ड्यूटी के बिना लेके आते थे, उसके कारण, और भारतीय जो सामान है उसको एक्सपोर्ट करते समय वो क्या करते थे, टैक्स लगाते थे,
तो उसके कारण जो भारतीय हैंडीक्राफ्ट है वो तबाह हो गया। दूसरी बात है भारतीय इंडस्ट्री ब्लिक नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लिक या इसका मतलब होता है नाम मात्र की ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। कहता है कि अंग्रेजों के राज में जो भारतीय इंडस्ट्री है उसका नाम मात्र ही ग्रोथ होती थी। जो थोड़ा बहुत दिखाया जो ग्रोथ हुई है वो 19वीं शताब्दी के हाफ में जाके हुई है। तो अब अगर हम बात करें भारतीय इंडस्ट्री की तो वहां से 5 ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं, जिसको देखते हैं क्या निकल के आते हैं। कहता है कि जो कॉटन और जूट इंडस्ट्री है वो कुछ सेटअप हो रही थी। कॉटन टेक्सटाइल मिल जो वेस्टर्न इंडिया में मेनली महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात में थी, जिनका कंट्रोल इंडियन के द्वारा जिनका कंट्रोल किया जाता था, मतलब उनके मालिक इंडियन होते थे। जहां दूसरी तरफ कुछ इंडस्ट्रियां थी जैसे बंगाल वगैरह में, उनका कंट्रोल फॉरनर के यहाँ पे फॉरनर थे, उनके मालिक जो थे उनका कंट्रोल फॉरनर के पास था। 20वीं शताब्दी के 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में आयरन और स्टील इंडस्ट्रियां हैं वो अस्तित्व में आई। जैसे टाटा आयरन है, स्टील कंपनी है, वो 1907 के करीब इनकॉर्पोरेट हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ सीमेंट, पेपर और शुगर इंडस्ट्री भी अस्तित्व में आई। लेकिन जो अगर आप बात करें कैपिटल गुड्स की, जहाँ पे जैसे कि ऐसी जहाँ पे मशीनें बनती हों, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनते हों जिनसे और सामान बनाया जा सके, तो जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री है वो नाम मात्र ही थी। कैपिटल गुड्स की जो मशीनरी प्लांट वगैरह है उनका प्रयोग हम फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए करते हैं। जैसे कि कोई मशीन है जिससे हम और सामान बना सके, वो मतलब कि उनका अस्तित्व नहीं था। अगर कोई मशीन वगैरह खरीदनी है तो मोस्टली हम ब्रिटेन से ही इंपोर्ट करते थे उस दौरान में। जो न्यू इंडस्ट्री है उनका जो कंट्रीब्यूशन भारतीय जीडीपी में नाम मात्र का ही था। और जो राज्य का जो पार्टिसिपेशन है, स्टेट पार्टिसिपेशन का मतलब जो सरकार है देश में, उसका पार्टिसिपेशन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में लिमिटेड था। ये केवल कुछ एरिया तक ही सीमित था, जैसे कि रेलवे वगैरह हो गया, कम्युनिकेशन वगैरह हो गया। और वो भी जो गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन था इंडस्ट्रियलाइजेशन में रेलवे तक, वो भी रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन था वो भी ब्रिटिश मार्केट को डेवलप करने के लिए था, ना कि भारतीय मार्केट के लिए। वो कोई मतलब कि भारतीय मार्केट के लिए उसका कोई रोल नहीं था। अब बात करते हैं अंग्रेजों के समय। अब तक हमने देखा है कि भारतीय इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, उसके बाद देखा हमने भारतीय एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी, उसके बाद हमने देखा कि भारतीय इंडस्ट्री का क्या सिचुएशन थी, भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट थे वो तबाह हो गए थे, जो न्यू इंडस्ट्रियां हैं उनका नाम मात्र की ग्रोथ थी। और अब बात करते हैं हम फॉरेन ट्रेड की। हमने देख लिया कि भारतीय इकोनॉमी की हालत खराब थी, खस्ता हालत थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी अंग्रेजों की नीतियों के कारण। हमने देखा कि जमींदारी जैसे सिस्टम के कारण एग्रीकल्चर को अंग्रेजों ने तबाह कर दिया था। हमने देखा कि इंडस्ट्री का किस प्रकार अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भारतीय हैंडीक्राफ्ट को तबाह किया गया। अब बात करते हैं कि उस समय भारत का विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड विश्व के देशों के साथ कैसा था। तो बात आती है फॉरेन ट्रेड की, तो कहा जाता है कि उस समय कहता है कि अंग्रेजों के आने से पहले जो भारत की जो रेपुटेशन है, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो भारतीय जो फॉरेन ट्रेड है उसकी रेपुटेशन, जो भारतीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो बिल्कुल तबाह हो गया। देखते हैं आजादी के समय क्या सिचुएशन थी। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। पहले भारत क्या था कि फिनिश गुड्स का मतलब कि मैन मेड गुड्स का, जो हाथों से हैंडीक्राफ्ट का वर्ल्ड वाइड हम सप्लाई करते थे, वर्ल्ड वाइड हमारी रेपुटेशन थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद हम नेट एक्सपोर्टर हो गए रॉ मटेरियल का। हम यहाँ से देश से कच्चा माल बेचने लग गए और जो फिनिश गुड्स है उसको खरीदने लग गए। तो अंग्रेजों के जो शोषण के कारण और उनकी जो ट्रेड और टैरिफ पॉलिसी थी उसके कारण भारत रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर हो गया और प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर हो गया और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर हो गया। तो इससे क्या हुआ, इंपोर्ट्स हम इसमें कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ बिसाइड सेवरल टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन इंग्लैंड। तो इसके कारण क्या हुआ, भारतीय इकोनॉमी है वो पिछड़ गई और उसकी खस्ता हालत हो गई।
उसके बाद बात आती है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, कि जो इंडियन फॉरेन ट्रेड है उसका मोनोपोली कंट्रोल हो गया। मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों के दौरान, अंग्रेजों से पहले हम विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार करते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो भारत का 50% से अधिक व्यापार है वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही होता था, ब्रिटेन के साथ ही होता था। और बाकी देखो 50% जो व्यापार है वो ब्रिटेन के साथ होता था, और बाकी 50% मतलब 50% से ज्यादा ब्रिटेन के साथ और 50% के करीब बाकी सभी देशों के साथ, चाइना, श्रीलंका और ईरान जैसे देशों के साथ होता था। जब हम यहाँ पे क्या करते थे, जो एक्सपोर्ट है वो प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स का ब्रिटेन जैसे देश से इंपोर्ट करते थे। और इसका कारण क्या रहा, एक साइड में एक बात बता रखी है कि सूएज कैनाल एक्सेस टू इंडियन मार्केट, एक रास्ता निकल के आया, कैनाल निकल के आई, जिससे क्या हुआ कि ब्रिटेन को एक रास्ता मिल गया। अब उसको मतलब कि उसकी जो कोस्टिंग है, वो जो यातायात की जो कोस्टिंग है, ट्रांसपोर्ट की कोस्टिंग है, वो कम हो गई, जिससे उसने भारतीय मार्केट में जो टेक ओवर करने में और आसानी हो गई। हम बात कर रहे थे भारतीय फॉरेन ट्रेड की, जिसमें हमने बताया कि एक तो मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिश मार्केट का, और एक भारत जो एक्सपोर्टर था वो रॉ मेटेरियल का था और इंपोर्टर था वो फिनिश गुड्स का था। थर्ड पॉइंट बात आती है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश। रॉ मेटेरियल का सप्लायर होने के बाद, एक्सपोर्टर होने के बावजूद जो भारत है, जो उसका जो ट्रेड है वो सरप्लस होता था। लेकिन जो सरप्लस ट्रेड था वो जैसे कि हम सप्लाई करते थे सेवरल एसेंशियल कमोडिटी की, क्लोथ वगैरह हो गए, तो लेकिन जो सरप्लस था उसका जो प्रयोग है वो भारतीय इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए नहीं हुआ। जो अंग्रेज थे उस सरप्लस का प्रयोग अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए करते थे, भारत में अपने शासन को बनाए रखने के लिए करते थे, और जो उनके युद्ध होते रहते थे वो विश्व भर में युद्ध करते थे, लड़ाइयां करते थे, उन युद्ध को चालू रखने के लिए, उन लड़ाइयों को चालू रखने के लिए उस सरप्लस पैसे का वो उपयोग करते थे। अब बात करते हैं भारतीय जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी उस समय। अगर बात करें बर्थ रेट की और डेथ रेट की, वो काफी हाई थी, लगभग बर्थ रेट 48 थी पर 1000 और जो डेथ रेट है वो 40 थी, जो सूचक होती है गरीबी को शो करती है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब हो गया शिशु मृत्यु दर, मतलब कि जो बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं उनको हम वो मतलब कि 1 साल के अंदर जिनकी डेथ हो जाती थी वो लगभग 218 पर 1000 थी, लेकिन प्रेजेंट में 30 पर 1000 है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवन प्रत्याशा की, मतलब व्यक्ति कितने साल तक जिएगा, तो एवरेज लाइफ उस समय 44 ईयर थी, 44 ईयर्स थी, लेकिन प्रेजेंटली 69.4 ईयर्स है। क्योंकि जो लो एक्सपेक्टेंसी थी इसका मतलब यह है कि वहां पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, है ना, अच्छी व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, इसके कारण जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या थी, कम थी। अगर बात करें भारतीय लिटरेसी रेट की, मतलब कि साक्षरता की, तो साक्षर उसको कहते हैं जो किसी भी भाषा को पढ़ सकता है और लिख सकता है, तो वो 16% के करीब थी, जो एक बैकवर्ड सोशल जो सामाजिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। और जो महिलाओं की जो फीमेल लिटरेसी रेट थी वो केवल 7% थी। इसका मतलब कि जो जेंडर बेस है वहां पे पक्षपात होता था। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, तो ये भारत में जो जनसंख्या है उसके बारे में कहता है कि जो 1921 का वर्ष है ना वो ग्रेट डिवाइड ईयर है, मतलब कि 1921 से पहले भारत की जनसंख्या में कमी आई है और बढ़ोतरी हुई है। कभी जनसंख्या घटी है, कभी बढ़ी है, लेकिन 1921 के बाद यदि आप डाटा देखोगे तो जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी होती गई है। जो 1921 के बाद जनसंख्या की जो ग्रोथ है वो घटी नहीं है, जिससे जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के बढ़ गए
और 1951 तक तो ये जनसंख्या इतनी फास्ट गति से नहीं बढ़ रही थी, मतलब कि फिर भी जो जनसंख्या की ग्रोथ है वो मतलब कि कंट्रोल सिस्टम में थी, लेकिन 1951 के बाद तो बहुत अधिक गति से बढ़ी है, जो जिसके कारण जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के बढ़ गए, जो देश को पीछे ले जाता है, देश को स्टेगनेंट इकोनॉमी बनाता है, देश को ग्रोथ करने में मदद नहीं करता है। अब देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, मतलब कि उस समय भारत में लोग क्या करते थे, अपनी आजीविका के लिए क्या काम करते थे, उसके बारे में कहता है कि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कि जो वर्किंग पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन नहीं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कहता है मतलब कि जो देश के वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस किस एरिया में लगी हुई थी। तो कहता है एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, उस समय जो अधिकतर लोग हैं वो खेती में, आजादी के समय खेती में लगे हुए थे। लगभग 72.7% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी। तो जो ये है, अगर आप इसका कंपैरिजन करो एडवांस कंट्री के साथ, तो ये जो डाटा है वो ठीक नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाती हैं। यदि आप देखो जो इंग्लैंड है, यूएसए है, इंग्लैंड में 2% जनसंख्या, इंग्लैंड और यूएसए में 2% जनसंख्या खेती में लगी हुई है, जापान में 12% है और जर्मनी में 4% जो है खेती में लगी हुई है, जो भारत का 72% जनसंख्या जो दिखा रहे हैं वो आजादी के समय भारतीय इकोनॉमी को पिछड़ेपन को दर्शाती है। एक तो हमने देखा कि भारतीय जो एग्रीकल्चर है उसमें लगभग 72% के करीब लोग लगे हुए थे, वर्किंग पॉपुलेशन लगी हुई थी। अब बात करते हैं भारतीय इंडस्ट्री की, तो उसमें आप देखोगे जो इंडस्ट्री है उसमें इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, केवल वो अपर्याप्त सोर्स था उसका व्यवसाय का, इसमें केवल 9% के करीब जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो लगी हुई थी। अगर दूसरी तरफ देखें तो हम इंडस्ट्री में दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन करें तो यूएसए की लगभग 32%, 32% जनसंख्या लगी हुई है, इंग्लैंड की 42% लगी हुई है और जापान की 39% जनसंख्या इंडस्ट्री एरिया में लगी हुई है। इसका मतलब ये भारतीय इकोनॉमी के पिछड़ेपन को दर्शाती है कि केवल इंडस्ट्रियल एरिया में आजादी के समय 9% ही वर्किंग पॉपुलेशन वर्क कर रही थी। इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, धीरे धीरे क्या है कि आपने पीछे जो टेबल देखी है उसमें जो ट्रांसफर हुआ है, आप एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर जा रहे हो, वो भी पर्याप्त नहीं है। जो डेवलप कंट्रियों का अगर आप उदाहरण देखोगे तो वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर और सर्विस सेक्टर की ओर मूव कर रहे हैं, लेकिन भारत की हालत देखें तो मतलब कि ऐसा कुछ नहीं दिखता है। कुछ एरिया में थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जो आज का एरिया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, बॉम्बे और बंगाल, इन एरिया में कुछ आशा की किरण थी, वो सर्विस सेक्टर की ओर, मैन्युफैक्चरिंग की ओर मूव हुए थे। लेकिन जो देश के बाकी हिस्से थे जैसे उड़ीसा है, राजस्थान है, पंजाब है, इनमें कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो इसके कारण क्या है, अगर ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे मान लो भारत का, तो आप पाओगे कि जो बैकवर्डनेस और लोप साइडेडनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, लोप साइडनेस का मतलब क्या है कि केवल एक तरफा ही विकास हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था किसको सूचक है, एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को दिखाती है। अब बात करते हैं आजादी के समय भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप पाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं, एक तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इकोनॉमिक में जैसे ट्रांसपोर्ट आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, बैंकिंग आ गया, लाइट वगैरह की व्यवस्था आ गई। और सामाजिक जो चेंजेस हैं जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, मकान वगैरह, हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह आती है। तो देखते हैं आजादी के समय भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की।
1850 में रेलवे को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो ब्रिटेन का उद्देश्य था ताकि वो अपने फिनिश गुड्स को भारत के जो आंतरिक एरिया है उसमें अपने सामान को भेज सकें और अपना जो साइज ऑफ मार्केट है उसको बढ़ा सकें। तो इसलिए उन्होंने रेलवे चलाई थी ताकि वो जो सामान है, जो फिनिश गुड्स है, देश के प्रत्येक हिस्से में भेज सके और वहां से रॉ मटेरियल को ब्रिटेन तक भेज सके। लेकिन फिर भी जो रेलवे है वो एक अच्छा, जो ब्रिटेन है उसका एक अच्छा योगदान है भारत के लिए। एक पोर्ट्स स्थापित किए गए थे उस समय। पोर्ट्स का जो उद्देश्य था, उसका मकसद था कि जो रॉ मटेरियल है उसको जो ब्रिटेन है वहां पे एक्सपोर्ट किया जा सके और जो फिनिश गुड्स है उनका इंपोर्ट भारत में किया जा सके। कुछ इनलैंड वाटर जो भारत की अंदर की सीमाओं के अंदर इनलैंड वाटर वे भी जो शुरू किए गए थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा फायदा नहीं कर पाए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में उड़ीसा में एक कैनाल, एक तट चालू किया गया था, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा आया, वो रेलवे जितना फायदा नहीं उपलब्ध करा पाया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ है वो भी डेवलप किए गए थे ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है वो उसको डेवलप करने के लिए, जो अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे, अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ को चालू किया। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने भारतीय कानून, मतलब कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। रोड की बात करें तो जो रोड की फैसिलिटी है वो उपलब्ध करवाई गई थी ताकि जो रॉ मटेरियल है वो भारत से मतलब कि डिफरेंट पार्ट से खरीद कर पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके। लेकिन जो ग्रामीण एरिया को जोड़ने के लिए, ग्रामीण एरिया से कनेक्टिविटी करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, जिससे बाढ़ के समय, सूखे के समय जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी उस समय प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था और देश उससे प्रभावित होता था। अब तक हमने पढ़ा है कि आजादी के समय भारतीय इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, भारतीय एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी, भारतीय इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन थी, भारतीय फॉरेन ट्रेड, भारतीय फॉरेन व्यापार कैसा था, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। हमने हर जगह देखा कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए काम किए, भारतीय हर सिस्टम को उन्होंने अपने तरीके से शोषण किया। लेकिन क्या अंग्रेजों के आने से, हालांकि वो भारत के साथ कुछ अच्छा नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या वो अपने फायदे के लिए जो काम कर रहे थे उनके आने से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ब्रिटेन का भारत में पड़ा? तो कहता है हाँ, ब्रिटेन के आने का वैसे तो कोई डायरेक्टली तो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन वो अपने फायदे के साथ साथ इनडायरेक्टली रूप से भारत में भी फायदा कर गए। इसका क्या करके गए? कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर। जो पहले जो खेती करते थे किसान, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। पहले जो किसान थे वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, लेकिन इसके कारण जो है अंग्रेजों के आने के बाद जो किसानों का जो आउटलुक है वो कॉमर्शियल आउटलुक आ गया। अब वो फसलों की कीमत को, मार्केट प्राइस को, प्रोडक्शन के मतलब कौन सा प्रोडक्ट उत्पादन करना है उसमें मार्केट प्राइस को मेन डिटरमिनेंट्स मानने लग गए। जो प्रोडक्ट ज्यादा कीमत देता था उसका वो उत्पादन करने लग गए। पहले वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, लेकिन अब कॉमर्शियल पर्पज के लिए वो खेती करने लग गए। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे को शुरू किया, भारत में रोड बनाए, जिसके कारण क्या है, भारत में इकोनॉमिक और सोशल चेंज आए और रोजगार के नए अवसर भारतीयों को मिले। कंट्रोल ऑफ फेमिन्स। पहले कहीं पे सूखा वगैरह पड़ जाता था तो साधन वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की, रेलवे की व्यवस्था की, सड़कों की व्यवस्था की, तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान है, अनाज है, खाने पीने की चीजें हैं, वो आसानी से ले जाई जाने लगी, जिससे जो सूखा ग्रस्त एरिया है उन पे कंट्रोल होने लग गए। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले जब अंग्रेजों के आने से पहले भारत में ज्यादा जो बार्टर सिस्टम है वो प्रचलित में था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम दिया, पैसे को चालू किया, सिक्के लेके आए, करेंसी लेके आए, जिससे क्या है डिवीजन ऑफ लेबर करना आसान हो गया और जो स्पेशलाइजेशन है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लग गया। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजों के आने से पहले
भारतीय जो राजा महाराजा जिस तरीके से न्याय व्यवस्था होती थी वो काम करते थे, लेकिन अंग्रेज जाने के बाद वो एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपने साथ मतलब कि पीछे छोड़ गए, जिससे मतलब कि एक तैयार जो रेडी रेफरेंस है भारतीय जो राजनेता है और जो प्लानर है उनको तैयार एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मिल गया। अब बात आती है कि अंग्रेज रेलवे लेके आए, उसका भारतीय इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा, पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि जब रेलवे आई तो रेलवे ने भारतीय जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका दायरा बढ़ा दिया, जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में मतलब कि महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। रेलवे के आने से कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का हो गया। जो किसान थे पहले केवल आजीविका के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, लेकिन अब जो किसान है बिजनेस पर्पज के लिए खेती करने लग गए और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने लग गए। रेलवे के आने से जो लोग हैं, मान लो एक एरिया का व्यक्ति दूसरे एरिया में जाने लग गया तो उनमें आपसी मेल झोल बढ़ा और जो सांस्कृतिक जो जान पहचान उनकी होने लग गई, संस्कृति के रूप में वो एकजुट होने लग गए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर फास्टर गति से हम जो फूड ग्रेन है उनको पहुंचाने लग गए। तो जो प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे सूखा आ गया, बाढ़ वगैरह आ गई, तो उस सिचुएशन में भूखमरी में जो रेलवे ने योगदान दिया, जहां पे सूखा है वहां पे हम आसानी से सामान पहुंचा सकते थे। लेकिन रेलवे के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहे। जो रेलवे है उसने भारतीय जो इकोनॉमी है उसका शोषण करने में भी अपना योगदान दिया। इसके जरिए जो अंग्रेज हैं भारत के खेतों से सामान को ले जाकर एक्सपोर्ट पोर्ट तक तटों तक समुद्री जहाजों तक पहुंचा देते थे। वो एक्सपोर्ट कर मतलब कि यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन लेके चले जाते थे और रेलवे के थ्रू जो फिनिश गुड्स है वो भारत के बाजार में देश भर के कोने कोने में वो सामान को पहुंचा देते थे, जिसके कारण भारतीय मार्केट का शोषण भी हुआ। तो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो आप इस चीज को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन कीजिए। हाँ, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से बीच बीच में कई जगह रुकावट हुई है आज की इस वीडियो में, लेकिन मैं काफी लंबी वीडियो बना चुका हूं तो कुछ कट नहीं करूंगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो भी मेरे पास व्यवस्था है वहां पे वीडियो में बना रहा हूं, इसलिए थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से कुछ परेशानियां आई है। बीच में मेरी जो रिदम है वो भी टूटी है। आगे अगली वीडियो में उसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।